हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो जी, वापस आते हैं हमारे कॉस्टिंग में। तो भाई हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट। तो भाई एक बार जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करते हैं और आज उसी की प्रैक्टिस जो है हम करेंगे। तो भाई हमने कॉस्टिंग शुरू किया, एक इंट्रोडक्शन जो है दी, पेपर में प्रैक्टिकल भी आएगा, थ्योरी भी जो है आती है। तो भी कॉस्ट की डेफिनेशन फिर से याद करते हैं। कॉस्ट क्या है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन सा? एक्चुअल, नोशनल। बस ध्यान रखना नोशनल भी हमें जो है लेना है, एक्चुअल हो या नोशनल। और वो किस पे होगा? या तो इनकर डायरेक्टली हो गया या एट्रीब्यूट करेंगे किस पे? टू अ पर्टिकुलर थिंग और एन एक्टिविटी। तो हमने कॉस्ट की बात करें, मुख्यतः तीन कॉस्ट आपकी होती है। कौन कौन सी? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंस कॉस्ट। तो हमने कहा मटेरियल कोई भी सामान जिसको आप छू सकते हैं, ये सब क्या है? मटेरियल। लेबर कौन हो गया? कोई भी इंसान जो काम जो है करता है। और उसके अलावा बाकी सबको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंस जो है। हमने कहा इन तीनों को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया, या तो क्या होगा डायरेक्ट या क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है आ जाएगी। और हमने कहा ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के 5 मेन कारण जो है हमारे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इस सब्जेक्ट का मेन पर्पस क्या है? पहला, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। भाई कॉस्ट सही तरीके से हम निकाल पाए वो हमें जरूरत है। और वो जरूरत क्यों है? क्योंकि मुझे प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस जो है डिसाइड करना है। तीसरा, जो कॉस्ट मैंने सोची थी फिर मुझे चेक करना है कंट्रोलिंग, क्या वही कॉस्ट लगी या नहीं लगी। और उससे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। मैंने कहा मेन इंपॉर्टेंट क्या है? कॉस्ट रिडक्शन की भी मैं इस सेम लेवल को कैसे रिड्यूस, कॉस्ट इसकी कैसे कम करूं। इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिटी सेम रखते हुए। और मैंने कहा सारी स्टोरी किस लिए कर रहे हैं? स्ट्रैटेजीज बनानी है, चाहे शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनानी हो या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब एक पर्टिकुलर बैच के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, लॉन्ग टर्म हमें पूरा 10-15 साल की स्ट्रैटेजी जो है हमें बनानी है। और इसमें लास्ट एक डेफिनेशन पड़ी थी, कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप कौन होता है? भाई जो आप अगर मिनिमम कॉस्ट पर अपनी गुड्स या सर्विसेज दे दें वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी, तो भाई आप क्या बन जाएंगे? कॉस्ट लीडर जो है बन जाएंगे। कंफर्टेबल है? फिर हम आगे बढ़े, हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया मटेरियल कॉस्ट। दो चीजें हमें सीखनी है, मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे और कॉस्ट रिड्यूस कैसे जो है करेंगे। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे नॉर्मली अकाउंट्स में आपका AS2 है वो गवर्न करते हैं। कॉस्टिंग में भी सीखेंगे पर प्रॉबिलिटी अकाउंट्स में आने की ज्यादा है। हम सीधा आए हमारे टेक्निकल पार्ट पर, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें क्वालिटी सेम जो है रखते हुए। और टॉपिक का नाम क्या है? EOQ, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी अगर मैं ऑर्डर करूं तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाए? इकोनॉमिकल जो है हो जाए। कंफर्टेबल है? और हमने कहा भी कॉस्ट के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन सा? परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट सामान को खरीदने की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट जितनी बार जाऊंगा ऑर्डर करने की कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट सामान को रखने की कॉस्ट मेरी कितनी जो है आती है। इसमें एक्चुअल भी आएगा, नोशनल भी जो है आ जाएगा। तो परचेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? पूरे साल में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करी, किस प्राइस पर जो है आपने ऑर्डर करी, टोटल परचेज कॉस्ट जो है आ गया। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पूरे साल में कितने ऑर्डर्स आपने दिए मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार चांदनी चौक जाता हूं तो कितना खर्चा मेरा जो है होता है, जितनी बार जाऊंगा उतना खर्चा जो है हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाले? भाई टोटल कितनी परचेज करनी थी, हर बार कितनी परचेजिंग करके आता हूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है आ जाएंगे। कंफर्टेबल है? उसके बाद फिर मेरा क्या था लास्ट? कैरिंग कॉस्ट। तो मैंने कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक बोर्ड को पूरे साल रखने की कॉस्ट मेरी कितनी पड़ेगी। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? मेरा इंटरेस्ट भी आ जाएगा, मेरी स्टोरेज कॉस्ट भी आ जाएगी, मेरा ऑब्सोल्यूशन रेट भी आ जाएगा, सब कुछ जो मैं सोच सकता हूं सब मेरा एक्चुअल में नोशनल सब कुछ जो है आ जाएगा। और मैंने कहा वो मेरी कॉस्ट कैसे निकालोगे? मैंने कहा एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। मैं पूरे साल मैंने परचेज तो किया 10 यूनिट, पर 10 यूनिट पूरे साल नहीं है, कभी 10 हुए, 9 हुए, 8 हुए, 7 हुए, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जैसी 0 हुआ नेक्स्ट डे फिर 10 आ गए, 10 से लेके 0 तक जा रहा हूं, 10 से लेके 0 तक जा रहा हूं। ऑन एन एवरेज कितना हुआ? मैंने कहा 5 बोर्ड ऑन एन एवरेज जो है रखता हूं, कभी 10 है कभी 0। तो 2 दिन में मैंने कहा 10 हुए, 5, कभी 9 हुआ तो कभी 1 हुआ, कभी 8 हुआ, कभी 2 हुआ, कभी 7 हुआ, कभी 3 हुआ, कभी 6 हुआ, कभी 4 हुआ। ऑन एन एवरेज कितना हुआ? 5 जो है मेरा जो है आ जाता। तो मैंने कहा 5 बोर्ड ऑन एन एवरेज मैं जो है रखता हूं पूरे साल में, कभी 10, कभी 0, कभी 9, कभी 1, कभी 8, कभी 2। ऑन एन एवरेज कितना हुआ? मैंने कहा भाई 10 जो है मेरा 5 जो है आया। और एक बोर्ड को एक दिन अगर रखता हूं तो स्प्रे की कॉस्ट में भी 2 रुपए। अगर डेली स्प्रे करूंगा 2 × 365 तो मैंने कहा एक यूनिट को
पूरे साल की कॉस्ट कितनी, तो कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, पूरे साल का जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? तो भाई हमने कहा तीनों का सम टोटल किया और जहां पर जिस क्वांटिटी में सम टोटल मिनिमम आ जाए वो क्वांटिटी हमें क्या करनी चाहिए, ऑर्डर जो है करनी चाहिए। कंफर्टेबल है? दो प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, या तो आपको लॉट साइज गिवन होगा, हमने एक टेबल बनाई, हर लॉट पर परचेज कॉस्ट हम इग्नोर कर सकते हैं क्यों, डिस्काउंट नहीं है, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली, कैरिंग कॉस्ट निकाली, दोनों का क्या किया, सम टोटल, जहां मिनिमम आया मेरा आंसर आ गया। और दूसरा क्या है, अगर मुझे बिल्कुल बेस्ट पर जाना है कि इससे मिनिमम ना हो सके तो हमने क्या किया, फाउंडेशन के डिफरेंशिएशन की मदद जो है ली, कॉस्ट फंक्शन बनाया, कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हमने किया और एक फॉर्मूला जो है बनकर आया। और फॉर्मूला मेरा क्या आया, हाँ जी, फॉर्मूला मेरा बनकर आया 2AO डिवाइडेड बाय C, जिसमें A क्या है, एनुअल परचेज। ध्यान रखना, जो मेरे को खरीदना है उसकी बात जो है कर रहा हूं, जो मेरे को खरीदना है उसकी बात जो है कर रहे हैं, तो एनुअल परचेज कितना मैं कर रहा हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है हमने किया। और ये फॉर्मूला कैसे बना, डिफरेंशिएशन की मदद से हमने फॉर्मूला जो है निकाला था। ठीक है जी, यहां तक पहले किसी को कोई भी जो है डाउट हो, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, कंफर्टेबल है? अच्छा, एक डाउट कुछ बच्चों ने पूछा था, सर एक बार मुझे फिर से वो समझाएं, एवरेज इन्वेंट्री, सर आपने जो एवरेज इन्वेंट्री किया, आपने क्या किया, आपने जो EOQ है या जो भी ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 जो है आप करें, तो सर जितना भी ऑर्डर साइज था डिवाइडेड बाय 2 किया, इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट करें, तो सर ये डिवाइड बाय 2 जो है क्यों किया, तो भी मैंने शायद समझा भी, देखो एक बार 10 यूनिट थे, एक बार 0 है, एक बार 9 है, एक बार आपका 1 है, एक बार 8 है, एक बार 2 है, एक बार 7, एक बार 3, एक बार जो है आपका 6, एक बार 4, एक बार 5। तो ध्यान से देखें, कभी 10 कभी आपका जो है 0 आया, तो मैंने कहा ऑन एन एवरेज 2 दिन में कितना हुआ 10, तो एक दिन का कितना हो गया 5। ऐसी कभी 9 कभी 1 कितना हो गया 10, इसका कितना हो 5, कभी 8 कभी 2 कभी 7 कभी 3 कभी 6 कभी 4, ऑन एन एवरेज कितना आता है 5। तो आइडिया में क्या किया हमने, कहा 10 डिवाइडेड बाय आपका 2 जो है कर दिया, या आप 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 जो है करना चाहे। पर कुछ बच्चों को लगा कि सर मजा नहीं आया, दूसरे तरीके से समझाओ, तो फिर से ऐसे करते हैं, इसको छोड़ते हैं, फिर से हमारा एवरेज इन्वेंट्री उसकी बात करते हैं। तो भी एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, हमने क्या कंसेप्ट लिया था, टोटल सम किया था, तो भाई SN का फॉर्मूला लगाया, डिवाइडेड बाय क्या किया, नंबर ऑफ डेज जो है किया, ऐसे फॉर्मूले समझ आते हैं। तो भाई SN का फॉर्मूला क्या था, N डिवाइडेड बाय 2 इनटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हुआ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब यहां से देखो N से N कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 हो गया। लास्ट टर्म मेरी हमेशा क्या है 0, लास्ट टर्म हमेशा क्या है 0, और फर्स्ट टर्म क्या है, जितनी क्वांटिटी ऑर्डर जो है करता हूं। तो भी अलग अलग तरीके जैसा आपको समझ जो है आ जाए। तो हमने कहा भाई आपका ऑर्डर कितना किया था 10 क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 जो है हो गया। पर ये फॉर्मूला फिर से कहूंगा, SN का फॉर्मूला कब लग रहा है, जब AP सीरीज मानकर चल रहे हैं, और हमने कहा AP सीरीज अगर चेंज हो गई तो एवरेज का फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा। भाई आइडली पेपर में इस लेवल तक आता नहीं, आज पेपर के सवाल जो है करेंगे। पर हाँ भाई SN का फॉर्मूला हमारा कौन सा है, जब AP सीरीज लग रही है, अगर AP सीरीज ना हो तो एवरेज का फॉर्मूला तो बात वही है, सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज करेंगे, तो पर डे का एवरेज जो है आ जाएगा। तो कंसेप्चुअली आपको कराया पेपर के हिसाब से, हमने शॉर्टकट सीखा, तो वही ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 जो है किया। और बात वही है, ये हम कब यूज करें, अजम्पशन है कि हम नॉर्मल बिजनेस जो है करें, ना तो कभी पीक सीजन आ रहा, ना कभी ऑफ सीजन जो है मेरा आ रहा। तो अगर वही बात करें, आपने फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट और पढ़ा होगा, एक चैप्टर था हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, शायद कुछ याद हो, तो यही मेरा क्या होता है मीन, यही मेरा क्या होता है मीडियन। तो वही बात करें, कभी 0 था कभी 10 था, तो मीडियन क्या आया 5, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन जो है बोलते हैं। तो फाउंडेशन कई सारे चैप्टर से भी आपको ऐसे समझ आए तो ठीक है, डायरेक्ट समझ आए तो ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा लो तभी आंसर जो है आ जाएगा। पर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, मैंने कहा भी जो भी ऑर्डर साइज है डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 जो है कर देंगे। कंफर्टेबल है? लो जी, यहां तक कंसेप्चुअली किसी को कोई भी डाउट हो, कोई डाउट नहीं है? चलो जी, फिर आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखते हैं हमारे पेपर में किस लेवल के सवाल जो है आते हैं। तो भी कल हमने एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 जो है किया। अब जो है आगे बढ़ते हैं और लिखें एग्जाम्पल नंबर 3। लो जी, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट,
अगर आज की क्लास अच्छे से कर ली, आपके पेपर का 5 नंबर का सवाल 100% जो है हो जाएगा। तो भाई एग्जाम्पल नंबर 1 टेबल से किया था, एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर्मूले से किया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 कोशिश करना सारे सवाल खुद जो है कर पाए। तो भाई कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, EOQ, और कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और कैलकुलेट क्या करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैलकुलेट क्या करना है, कैरिंग कॉस्ट, और कैलकुलेट क्या करना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट from the following information, from the following informations। लो जी, अब ध्यान से हर सवाल मान के चलें पेपर के लेवल का है, तो भाई चेक करते हैं। तो भाई हमें क्या क्या निकालना है, EOQ। EOQ अगर आ जाएगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर्मूला पता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सब जो है निकाल लेंगे। तो भाई पहला सवाल इसमें केस 1 या केस ए। तो भाई केस ए मैं आपको दे रहा हूं, एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। हम जो सामान जिसमें ट्रेड करते हैं उसकी एनुअल डिमांड है 1250 यूनिट्स। साल में एप्पल आईफोन हम साल में इतने जो है में बेचते हैं, या जो भी सामान बेच रहे हैं, तो 1250 यूनिट। परचेज प्राइस ₹4 या मे बी 4 लाख, भाई ₹4। हमने कहा भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट वो मान लेते हैं ₹50 पर ऑर्डर। ऑर्डर करने की कॉस्ट 50 रुपए की हमेशा जो है पड़ती है। और कैरिंग कॉस्ट इज ₹2 पर एनम। और इसको रखने की कॉस्ट कितनी है, ₹2 जो है पड़ती है। तो लो जी, पहला सवाल पहले साथ साथ कर लेते हैं विद प्रेजेंटेशन, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस जो है करना। तो भाई आपको एनुअल डिमांड गिवन है, परचेज प्राइस गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, कैरिंग कॉस्ट गिवन है, और 5 नंबर का सवाल ये सब चीजें निकालनी है, 1 2 3 4 और 5। तो एक एक नंबर का 5 पॉइंट हो गए। 5 नंबर का सवाल जो है पेपर में आएगा। अब अगर कैलकुलेटर पर करोगे फटाफट हो जाएगा, पर आपके पेपर में आपको हर चीज प्रेजेंटेशन के साथ जो है करनी है। तो भाई सबसे पहले हमने वही शुरू किया, कंप्यूटेशन ऑफ EOQ। कंप्यूटेशन ऑफ EOQ। तो भाई सबसे पहला इंस्टीट्यूट ने पूछा EOQ निकालें। तो भाई EOQ हमें लिखा, EOQ का फॉर्मूला, इसके भी नंबर होंगे। सब्जेक्टिव पेपर में हर स्टेप के नंबर होते हैं, फॉर्मूले के भी नंबर हैं। EOQ का फॉर्मूला लिखा 2 × A × O डिवाइडेड बाय C। और साथ में फिर सबको डिफाइन करना है। A क्या है, वेयर A इक्वल टू एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट वो कितना है, 1250 यूनिट्स। अभी आगे के सवाल में आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा। अभी मुझे परचेज निकालनी है, मुझे यूनिट सोल्ड नहीं निकालनी, कितनी परचेजिंग करनी है। तो यहां पर अभी बेस सवाल है, भाई इतने ही यूनिट्स हैं, इतनी डिमांड, इतना ही मुझे खरीदना होगा। उसके बाद ए के बाद क्या है, O इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये कितना गिवन है, ₹50। C इज इक्वल टू क्या गिवन है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कई बार आपको पर मंथ गिवन होगा, पर एनम में कन्वर्ट जो है कर लेना। तो कैरिंग कॉस्ट भी आपको पर एनम गिवन है ₹2। तो हमने फिर बस लिखा, तो EOQ ये हमारा
कितना आ गया, हमने कहा 2 इंटू में ए 1250 इंटू में ओ कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ जी EOQ कितना आ रहा है 250। तो आपने कहा भाई 250 और आगे ध्यान रखना आपको यूनिट्स गिवन है, तो यहाँ पर यूनिट्स जो है आना चाहिए, अगर केजीज होगा तो केजी कर देना, लीटर्स होगा लीटर्स कर देना, जो भी यूनिट है उसके हिसाब से पीसीज होगा पीसीज जो है करना, टन्स होगा टन्स जो है कर देना। कंफर्टेबल है? तो लो जी इतना करोगे एक नंबर आपको जो है मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो भाई फिर मैंने सेकंड लिखा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो भाई फॉर्मूला याद करके बताओ, फॉर्मूला क्या होगा, एनुअल परचेज डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। तो जी एनुअल परचेज कितना है 1250 यूनिट्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज कितना है 250 यूनिट्स। तो बताओ जी कितने ऑर्डर्स हो गए, हाँ जी 5 ऑर्डर्स। एक नंबर और जो है पक्का हो गया, ठीक है जी। उसके बाद मुझे फिर क्या निकालना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आधा नंबर फॉर्मूले का, आधा नंबर आपकी कैलकुलेशन का। कितने ऑर्डर्स हुए 5 और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है 50। तो ये कितना हो गया ₹250। बस ध्यान रखना यहाँ पर रुपीस आएगा, यहाँ पर ऑर्डर्स आएगा, यहाँ पर यूनिट्स आएगा, कई बच्चे इसी में जंबल अप जो है हो जाते। तो भाई आधे नंबर का फॉर्मूला है, आधे नंबर आपको इसका जो है मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, कैरिंग कॉस्ट। तो लो जी एनुअल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो भी एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया, ऑर्डर साइज हम कितना दे रहे हैं, ऑर्डर साइज कितना दे रहे हैं 250 यूनिट्स दे रहे हैं डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाई 2 क्यों किया, कभी 250 होगा तो कभी निल हो जाएगा, कभी आपका 249 होगा, कभी 1 होगा, तो नॉर्मली 2 का सम करके ऐड जो है कर देते हैं। और कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है ₹2 के हिसाब से। तो ये कितना हो गया ₹250 पर एनम, या 250 जो है कर सकते हैं। तो भाई ये हमारा आया। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए EOQ निकाला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाला, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल दिया, कैरिंग कॉस्ट निकाला, और अब मुझे क्या निकालना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो भाई अब एक चीज और निकाल लेते हैं। तो मैंने लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो बताओ जी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, 3 चीजें जो है आ जाएंगी। पहला क्या आएगा, परचेज कॉस्ट। तो वही परचेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, टोटल कितना सामान खरीदने हैं 1250, कितने रुपए का सामान है ₹4 का, तो कितना आ गया 5000, तो ₹5000। इसमें क्या करोगे, ऐड ऑर्डरिंग कॉस्ट, हम ऊपर निकाल चुके हैं कितना है 250। ऐसी हमने कहा ऐड कैरिंग कॉस्ट भी कितनी आ रही है ₹250, और हमने कहा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये कितनी हो गई 5500। लो जी इतना करेंगे 5 नंबर जो है आपके पक्के जो है हो जाएंगे। लो जी यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, कंफर्टेबल है, अच्छे से कर लोगे। लो जी अब एक सवाल आप जो है करना, सेकंड आए केस 2। अब वैसे कोशिश करें आप ही सारे सवाल जो है करना, इसी प्रेजेंटेशन के साथ से बार बार लिखोगे, अच्छे से याद जो है हो जाएगा। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब मैं एनुअल की जगह क्या लिख रहा हूं,
क्वार्टरली, क्वार्टरली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। तो क्वार्टरली से एनुअल पर चले जाओगे, बस इतना ही अब चेंज होगा, कहीं पर क्वार्टरली, कहीं मंथली, कहीं वीकली जो है दे देंगे। तो क्वार्टरली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट वो आपको दे रहे हैं 3200 kgs। क्वार्टरली डिमांड इतनी है, आपको दे रहे हैं परचेज प्राइस, परचेज प्राइस वो आपको दे दिया है ₹50। ऑर्डरिंग कॉस्ट वो आपको दे दी है 125 पर ऑर्डर, और कैरिंग कॉस्ट अब आपको दे दी है 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। जब भी परसेंटेज होगा तो किसका निकालोगे? परचेज प्राइस का। नॉर्मली जब गोडाउन की कॉस्ट मटेरियल होती है तो पर यूनिट के हिसाब से होता है, और जब आपके इंटरेस्ट कॉस्ट होते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से जो है देते हैं। तो भाई अब आप जो है शुरू करें। परचेज प्राइस आपको गिवन है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर, ऑर्डर गिवन है कैरिंग कॉस्ट 50 का 10% ₹5 जो है हो जाएगा। आराम से अब सॉल्व करें, विद प्रेजेंटेशन जो है सॉल्व करें और आंसर आप खुद ही जो है निकालें। EOQ आ गया है 800। हाँ जी, आराम आराम से निकालें। हाँ जी, बिल्कुल आराम आराम से विद प्रेजेंटेशन फॉर्मूले के साथ लिखकर अच्छे से जो है निकालें। 5 नंबर का सवाल पेपर में आएगा आपके पास। इंस्टीट्यूट 9 मिनट्स आपको देती है इस सवाल को करने के लिए। आई होप आपको पता होगा पेपर आपका 3 घंटे का 80 मिनट का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। तो भाई इसका मतलब एक नंबर के लिए इंस्टीट्यूट ने कितना दिया? 1.8 मिनट्स। तो अगर 5 नंबर का सवाल है तो भाई 9 मिनट आपके पास है। तरीके से 9 मिनट में जो है पूरा विद प्रेजेंटेशन सॉल्व जो है करें। स्टेटमेंट बनाएं, कैसे भी करें, प्रेजेंटेशन आपको खुद डिसाइड करनी है जैसा आपका मन करें, पर हाँ फॉर्मूला और नम वैल्यू दोनों जो है लिखनी चाहिए।
हाँ जी, एक बार माइक जो है इनको दे दीजिए। लो जी, माइक में बताएं क्या डाउट है। सर हाँ, कैरिंग कॉस्ट आपने 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री लिखा है, तो हाँ एवरेज जी, इन्वेंट्री तो हमारा ईओक्यू हो गया। नहीं, अच्छा, इनका एक सवाल यहाँ पर जो अटक है सर, ये 10% आगे एक अजीब सा शब्द दे दिया है ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। सर इसका क्या मतलब है? वही हमने कहा भी 10%, मेरे पास वही एप्पल का आईफोन मैंने खरीदे 50,000 का, एक आईफोन जो है मेरा होता है, मैंने 10 आईफोन जो है आज खरीदे, 10 आईफोन खरीदे, तो ये कितना हो गया? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख का 10% अगर मैं करूंगा तो कितना हो गया? 5,000 रुपए। पर मैंने कहा 5,000, मेरे ये एप्पल आईफोन 10 के 10 मैं पूरे साल ही रखता, कभी 10, कभी 9, कभी 8, कभी 7, कभी 6, तो हमने कहा ये पूरा 5,000 नहीं, वो तो एवरेज इन्वेंट्री होगी उसके हिसाब से। ईओक्यू क्या है? ऑर्डर साइज। ईओक्यू आपने ऊपर निकाला, मान लीजिए यहाँ पे ईओक्यू कितना आ गया आपका 250 जो है ईओक्यू जो है आ गया है, तो 250 यूनिट ईओक्यू है। पर 250 आप जब अपनी दुकान पर रखोगे तो क्या 250 पूरे साल पड़ा रहेगा? नहीं, फिर क्या होगा? 249, फिर 248 करते करते 0, फिर 250 लोगे, फिर 0, फिर 250 लोगे, फिर 0। आज ये 250 यूनिट मान लो 100 रुपए के हिसाब से है, इतने रुपए हो गए, तो क्या मेरी इतनी कैपिटल ब्लॉक हो गई? नहीं, मैंने कहा इतनी कैपिटल तो एक दिन की ब्लॉक हुई, अगले दिन मेरी सेल होगी, बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, कैपिटल कम ब्लॉक हुई, फिर पैसा डाल दिया, कैपिटल कम, तो जो भी एवरेज रहेगा उसका 10% मेरा इंटरेस्ट जो है मारा जाएगा। कंफर्टेबल है? तो भाई एवरेज जो भी मेरा सामान ऑन एन एवरेज रहेगा उसका 10% मेरा इंटरेस्ट जो है मैं लूज जो है करता हूं। तो भाई जो ऑर्डर साइज था वो तो उस दिन मैंने पेमेंट करी, बैंक से पैसा निकाला, सामान बेचता भी हूं, वापस बैंक में पैसा जो है चला जाएगा। लो जी, तो भाई आराम से सबने आंसर निकाल लिया। अभी कोई सॉल्व कर रहा हो? एक दो बच्चे कर रहे हैं, चलो आराम से चेक कर लें। और जो कर चुके हैं, ईओक्यू कितना आया? 800 kg। इंपॉर्टेंट है kg जरूर लिखना, कई बच्चे 800 लिखते हैं, यहीं पर गड़बड़ जो है हो जाती है। इंटर आसान है, सुना होगा, बच्चे कहते हैं पेपर तो अच्छे से हो गया था, नंबर नहीं आए। अगर आपने सिर्फ 800 लिखा है, नंबर इसके जो है नहीं मिलते। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? 16। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 16। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹2000। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? ₹2000। 2,000 रुपए की आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी आती है? ₹2000। ये आपका आया। और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये कितनी हो जाएगी? ₹6,44,000 जो है आपका आंसर आ गया होगा। लो जी, आराम से चेक कर लें। ईओक्यू आपने निकाला 800 kg, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 16, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2,000, कैरिंग कॉस्ट 2,000, इन्वेंट्री कॉस्ट 6,44,000। लो जी, किसी का आंसर नहीं आया हो? हाँ जी, उनको माइक जो है दे दीजिए। लो जी, जिनका आंसर नहीं आया आराम से जो है कंसेप्ट बना लिए। तो भाई जिसका आंसर जहां पर अटके हैं फटाफट पूछ सकते हैं। सर कैरिंग कॉस्ट में दिक्कत होगी। हाँ जी, फिर से चेक करें। लो जी, मैं यहीं इस टेबल पर ही आ जाता हूं। तो भाई अब मेरा क्या होगा? ईओक्यू फॉर्मूला और एनुअल परचेज मेरा कितना हो जाएगा? तो एनुअल परचेज हमने कहा भाई 3200 इंटू में कितना हो गया आपका 4, तो ये कितना आ रहा है? 12,800। तो 12,800 kg जो है हुआ। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको क्या गिवन है? बिल्कुल गिवन है, वो कितना हो गया? ₹125। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? हमने कहा 10% ऑफ 50 रुपीज, वो कितना हो गया? ₹5 पर यूनिट। तो भाई ये कितना हो गया? ₹5 पर यूनिट। हमने परचेज प्राइस जो है निकाला और उसके बाद फिर मैंने यहीं पर फॉर्मूला लगाया। मैंने कहा 2 इंटू में 12,800 इंटू में 125 डिवाइडेड बाय 5। तो भाई अब सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 800 kg जो है आ जाएगा। परसेंटेज किसका होता है? परचेज प्राइस का। आगे शब्द की कोई जरूरत जो है नहीं, वो तो हमेशा आप कैरिंग कॉस्ट किस पे निकालोगे? एवरेज पर ही निकालते हो, चाहे ये गिवन हो चाहे ये ना गिवन हो, इससे हमें कोई रेलेवेंस जो है नहीं होती। वो तो हमेशा ही आपका जो है आपका परचेज प्राइस का एवरेज पर ही जो है हम निकालते हैं। अगर ये आ गया उसके बाद फिर शायद सारा काम हो जाएगा। लो जी, किसी को और कोई भी डाउट हो? हाँ जी सर, वो एक मिनट दोबारा समझा दो, वो 10% और 50 क्यों करा है? हाँ जी, फिर से कल वाली क्लास याद करो। कैरिंग कॉस्ट
कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सामान को रखने की कॉस्ट। नॉर्मली दो चीजें होती हैं, एक तो आपकी क्या आती है स्टोरेज कॉस्ट, और एक क्या आती है आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है आ जाता है। एक तो स्टोरेज कॉस्ट हो गया, एक क्या हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट। और तभी आपको शायद कल बताया था होल्डिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में गिवन है वो किसका होगा? हमेशा परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस का क्यों होता है? परचेज प्राइस का क्यों होता है? कल बताया था जितना महंगा सामान उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी ज्यादा, इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा, जितना सस्ता सामान उसकी स्टोरेज कॉस्ट कम, परचेज कॉस्ट कम। तो अगर ये सामान कितने रुपए का है? 50 रुपए का, तो ये 10% है। इसका मतलब इसका 10% 5 रुपए की मेरी स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है आ जाएगी। कंफर्टेबल है? तो जब भी परसेंटेज होगा परचेज प्राइस का पर यूनिट होगा, वो आपको ऑलरेडी जो है गिवन है। तो मेरे को हमेशा परसेंटेज को पर यूनिट पर जो है लेकर जो है आना है। लो जी, इनको माइक जो है दे दीजिए। हाँ जी, हाथ खड़ा करें। लो जी, पहुंचाइए माइक। सर कैरिंग कॉस्ट में डाउट है सर, जब हाँ जी। आपने दिया कैरिंग कॉस्ट तो आपने बोला 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, तो ठीक सर है। इस एवरेज इन्वेंट्री को मतलब हम इग्नोर करके हमेशा परचेज प्राइस लेंगे, बिकॉज एवरेज इन्वेंट्री तो मतलब हम EOQ डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं जब हम नहीं निकाल नहीं, रहे हैं। अच्छा इसको छोड़ दो, ये शायद आपको दिक्कत कर रहा है, छोड़ दो एक बार, कोई दिक्कत बेटर नहीं। है। ठीक है ठीक है, चलो भाई। कैरिंग कॉस्ट सामान को रखने की कॉस्ट सिर्फ एक शब्द दिया था भाई 10% है। 10% किसका है? 10% किसका है? कितना पैसा ब्लॉक हुआ? क्या पैसा पूरा EOQ ब्लॉक हुआ? मैंने कहा नहीं, वो आपका ब्लॉक तो कितना होगा? एवरेज इन्वेंट्री वो ब्लॉक होगा। अभी कोई दिक्कत नहीं, इस पर अगर कोई इशू नहीं, बाद में चर्चा कर लेंगे। 10% में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई 10% किसका है? कितना कैपिटल ब्लॉक कर रहा हूं? तो कैपिटल आज अगर मैं सामान खरीदता हूं 10 लाख की कैपिटल अगर मैंने ब्लॉक करी है, तो आपने कहा 10% इसका। बस क्वेश्चन कह रहे 10% इसका नहीं है। आज आपने सामान खरीदा 10 लाख रुपए का, तो क्या 10 लाख रुपए पूरे साल ब्लॉक हो गया? नहीं, मैं सामान खरीदता हूं, बेचता भी हूं, तो बेचूंगा तो मेरी कैपिटल कम जो है होती जाएगी। मतलब जितना मैंने ब्लॉक किया था मेरा कैपिटल भी रिलीज जो है हो रहा है। तो हमने कहा 10% इसका नहीं होता, 10% किसका होता है? जो कैपिटल ऑन एन एवरेज मैंने रखी है उसका जो है होता है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार अटक गए आप इसको सिर्फ 10% जो है आप लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आगे बढ़े। लो जी, अगले सवाल पर जो है आते हैं। लो जी, एक एक लेवल और जो है बढ़ाते हुए लो जी, केस 3। लो जी, और आगे बढ़े, लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हुए केस 3, और अब लेवल बढ़ाते हुए एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट वो कितना है? 1 लाख kg। एनुअल डिमांड कितनी है? 1 लाख kg। और अब लेवल बढ़ा दिया, अब आपको साथ में दे दिया ओपनिंग स्टॉक। 1 लाख का सामान हमने बेचा है, पर ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास था आपका 10,000 kg। तो बताओ कितना सामान फिर हमने खरीदा होगा? 90,000। भाई हमने 1 लाख kg अगर बेचना है, स्टॉक मेरे पास कितना है? 10,000। तो मैं कितना खरीदूंगा? मैं जो है 90,000 जो है खरीदूंगा। और एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक, और मेरे को सामान इतना खरीदना है, क्लोजिंग स्टॉक भी मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ। मार्केट में लग रहा है शायद सामान कम हो जाएगा, जो कल हमने चर्चा करी, तो मैंने सोचा था स्टॉक भी मुझे आगे जो है रखना है। वो कितना है? 30,000 kg। तो अब आप सोच के बताओ कितना परचेज करूंगा? हाँ जी, 1,20,000। तो भाई एट दी एंड मुझे इनसे निकालना क्या है? परचेज जो है निकालना है। ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं। फिर आपको लिखा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर। और जब भी ऑर्डर करते हैं, एक टेम्पो वाला हमसे पैसे लेता है, रिक्शा वाला पैसे लेता है कितने? 200 रुपये। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन है, जब भी सामान लेने जाऊंगा तो 200 रुपये लेगा, उसमें चाहे 1 किलो लेकर हूं या 10 किलो लेकर हूं। वो कह रहे भी मैं तो आपसे 200 रुपये जो है लूंगा ही लूंगा। ऐसे ही इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर ₹40। और जब भी सामान आता है हम एक इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है, उसके 40 रुपये लगते हैं। चाहे आप एक सामान लेकर आओ या 10 लेकर आओ, 40 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। ऐसे ही फिर मैंने आपको दिया इंटरेस्ट रेट 3%। इंटरेस्ट रेट 3%।
स्टोरेज कॉस्ट कह रही है 4%, ऑब्सोलेसेंस रेट 1%, कैपिटल ब्लॉक पर इंटरेस्ट रेट नोशनल या एक्चुअल 3%, स्टोरेज कॉस्ट अगर किराए का बिल्डिंग है तो 4%, खुद की बिल्डिंग है नोशनल मान के चल रहा हूं, ऑब्सोलेशन रेट 1% मेरा खराब होता ही जो है होता है। और आगे लिखा है परचेज प्राइस आपको गिवन है ₹500 पर केजी। लो जी, पेपर का सवाल। अब आप वही चेक करें, ऊपर वाली वैल्यू से क्या निकालोगे, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो पर ऑर्डर की जो भी ऐसा गिवन होगा सबको ऐड कर देना, और फिर कैरिंग कॉस्ट हमने कहा इन सब का सम 4 + 3 + 1 कितना हो गया 8% ऑफ 500 कैरिंग कॉस्ट जो है आज, मतलब पेपर में इससे ऊपर वैरायटी जो है, मतलब आप जितनी वैरायटी करेंगे इसके ऊपर कभी भी जो है नहीं आती। फिर से आप शुरू करें पर विद प्रेजेंटेशन। अब एक वर्किंग नोट आपका बनेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दोनों को ऐड करके, ऐसे ही वर्किंग नोट इसका बनेगा कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में यूनिट पर जो है निकालना है। तो बिल्कुल आराम से 9 से 10 मिनट लें, आराम से जो है सॉल्व करें। आपके इंटरमीडिएट में आंसर आपका निकल जाएगा। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हर स्टेप के इंस्टीट्यूट आपको नंबर जो है देता है। वर्किंग में बनेगा कंप्यूटेशन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखी, इंस्पेक्शन कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर वर्किंग में बनेगा कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तीनों इंटरेस्ट रेट को ऐड करना, मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस, तो आएगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। स्टेटमेंट बनाना, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, वर्किंग नोट में सबका बनेगा। अब वर्किंग नोट कैसे बनाना है वो आपकी ऑप्शन रहेगी, चाहे इक्वेशन बनाओ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू डिमांड कर लें, या टेबल में प्लस माइनस करें, वो आपकी चॉइस जो है रहेगी।
हाँ जी, EOQ निकाल लिया सबने। EOQ कितना आ रहा है? 1200। मैं ऊपर लिख लेता हूँ। लो जी, तो आपने EOQ मुझे बता रहे हैं कितना? 1200 kg। सबका आगे? किसी का नहीं आया हो? सबका आगे? आपका नहीं आया तो भाई जल्दी से बता दें, आपका एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है सबकी? 1,20,000। एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट 1,20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹240 आया होगा। और कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 8% ऑफ ₹50। ये कितना हो गया? ₹4। अच्छा 500 है तो 40 जो है आ जाएगा। 8% ऑफ 500 ये कितना हो गया? 40। ये आपका आ गया। लो जी, उसके बाद तो फॉर्मूला जो है पुट करना है। और वही अगर EOQ आ गया तो बाकी सारा हो जाएगा। EOQ गड़बड़ हो गया तो आगे सारा गड़बड़ जो है हो जाएगा। तो भी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट 1,20,000 आपकी आई होगी। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने पूरा एक वर्किंग नोट बनाया होगा। कैरिंग कॉस्ट एक वर्किंग नोट बनाकर ये आपने ₹40 जो है निकाला होगा। कंफर्टेबल है? तो भाई अगर ये सबका आ गया तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? हाँ जी, कितने? 100। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितनी हो गई? आपने कहा 100। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 24,000। कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 24,000। और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी? 6 लाख। 6 लाख या 6 करोड़? 6,48,000 जो है आपका आ रहा होगा। लो जी, तो भाई कितने बच्चों का ये आंसर बिल्कुल सही आ गया है? आज ऑलमोस्ट सबका जो है आ गया है। जो भी सॉल्व करें आराम से एक बार चेक करें, आराम से एक बार चेक कर लें, फिर लेवल थोड़ा सा और जो है बढ़ाएंगे। लो जी, आराम से एक बार चेक कर लें। EOQ आपका आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट जो है आ जानी चाहिए। जी हाँ जी, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली? फिर से आप चेक करें। कैरिंग कॉस्ट आपने निकाली होगी, इसको ऐड करें। ये कितना हो गया? 8%। 8% किसका होगा? हमेशा परचेज प्राइस का। 8% ऑफ 500 कितना आ गया? आपका ₹40 जो है आ जाएगा। लो जी, माइक जो है फिर से दें, पूछे जी। सर टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट। लो जी, टोटल कैरिंग कॉस्ट आपने कैसे निकाली होगी? तो भाई ऑर्डर साइज कितना है मेरा? 1200। तो हमने कहा 1200 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है? 40 जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? तो भाई इसको सॉल्व करना तो शायद आपका 24,000 जो है आ जाना चाहिए। भी हल्का सा गड़बड़ करोगे तो आपका, लो जी इनको माइक जो है देते जाएं। और मे भी शायद आप उस स्टेटमेंट को समझोगे। ऊपर जो लिखा था ना 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, जो यहाँ पर ऊपर हमारा केस बी शायद गायब हो गया। तो ये चेक करें, पहले 10% निकाला, उसके बाद एवरेज किया। वो 2 स्टेप में चल रहे हैं। 10% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, पहले तो 10% निकाला उस प्राइस का हमने कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, उसके बाद एवरेज करके फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है निकालते हैं। लो जी पूछें। सर जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक वो 10,000 किलोग्राम है और जो एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने 30,000 दिया है। ओपनिंग है 10,000, एस्टिमेटेड क्लोजिंग है 30,000। सपोज अगर जो हमारा एस्टिमेटेड क्लोजिंग होता वो भी 10,000 आ जाता तो हम उस 10,000 को फिर वो जो आप कल बता रहे थे बफर स्टॉक मतलब समझ के फिर उसे इग्नोर कर भाई देते। इन्होंने कहा सर अगर ये भी 10,000 होता, अगर ये भी 10,000 होता तो बताओ परचेज कितनी करते? 1 लाख। बात खत्म हो गई। अब इसको बफर स्टॉक मानने, सेफ्टी मानने, वो आपके ऊपर भी। हमें परचेज कितना करना है वो हमें करना है। अब सर ये क्या है, हमें कोई इश्यू नहीं, मेरे को तो कितना परचेज करना है वो कितना है? 1 लाख। तो भाई अब ये सर इनकी क्या पॉलिसी है? कोइंसिडेंस भी हो सकता है। ओपनिंग में 10 रखा था, सारा बेच रहे थे, क्लोजिंग में भी 10 जो है आ गया। ऐसा कई बार होते हैं सर। 31 मार्च को हमें क्या मिलता है? एम्पल स्टॉक क्लियरेंस सेल जो है निकलती है, तो हम मार्च में तो 10,000 खरीदते पूरे साल हम नहीं खरीदते। हो सकता है बहुत सारी पॉलिसीज जो है आती, तो मैं ये नहीं कहूंगा हर समय आप 10,000 जो है हमेशा अपने पास रखते हो। क्लोजिंग में 10,000 है, 31 मार्च को हमेशा मैं 10,000 की परचेज करता हूं। क्यों? ऐसे कई बार होता है लोग अपना फाइनेंशियल अकाउंट बनाना होता है, तो ईयर एंड में अपनी सेल बढ़ाने के लिए हमेशा डिस्काउंट मिलता है। तो 31 मार्च को जनरली डिस्काउंट जो है मिल जाता है। तो 31 मार्च को मैं खरीदता हूं, पहले हफ्ते बिक जाते हैं, बीच में ऐसा 10,000 कभी रखता, हमेशा नील पर आता हूं। 31 मार्च को मैं 10,000 जो है रख लेता हूं, इसमें कोई इश्यू जो है नहीं आता। और सर जो एनुअल डिमांड हम कैलकुलेट मतलब लेके चल रहे हो, एनुअल डिमांड मार्केट की है या फर्म की इंडिविजुअल है?
हाँ जी, ये एनुअल डिमांड किसकी है? हाँ जी, ये मेरी फर्म की, मतलब मेरा सामान इतना बिकता है, ये मेरे यूनिट सोल्ड मान लीजिए, मैं इतने सामान बेच सकता हूँ। कंफर्टेबल है? लो जी, किसी को और कोई भी डाउट हो और आगे बढ़े? लो जी, अब एक सवाल और, चलो जी देखते हैं क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो भाई अब लेवल और बढ़ाते हुए, लो जी केस 4, लो जी लेवल और बढ़ाते हुए, एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट X 60,000 यूनिट्स। एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट X 60,000 यूनिट्स। और अब ध्यान से देखना, कह रहे हैं ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X requires 2 kgs of raw material Y। तो भाई हम सामान बेच क्या रहे हैं? प्रोडक्ट X, पर हम सामान प्रोडक्ट X खरीद नहीं रहे, हम उसको बना रहे हैं और उसके लिए हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल जो है चाहिए। तो मैं परचेजिंग किसकी करूंगा? X की या Y की? अब Y की परचेजिंग जो है करनी है। तो कई बार क्या होता है, बच्चा X का ही EOQ जो है निकाल कर जो है आ जाते हैं। तो बस ध्यान रखना, मेरे को परचेज क्या करना है, ये मैं बेच रहा हूं। अगर मैं ट्रेडर होता, इसी को खरीद कर बेचना। अब मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूं, तो मुझे X नहीं खरीदना, मुझे क्या खरीदना है? Y जो है खरीदना है। लो जी, और आगे बढ़े, और अब आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको X का भी दे रहा हूं, Y का भी जो है दे रहा हूं। तो भी X का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000। Y का ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है? 20,000। लो जी, ऐसे ही मैं इसको चेंज करता हूं, एक बार रुक जाए। X को कर देता हूं 20,000 और Y को मैं कर रहा हूं 15,000। ऐसे ही एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक, एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक X का है 40,000, Y का है 25,000। तो भाई आराम सोचें, पहले मुझे क्या करना है? X का लेना है या Y का? भाई पहले मुझे करना क्या है? तो Y, तो X को इग्नोर करना है। चलो आराम से, हाँ जी, पहले ये सोचें, ये तो मेरी डिमांड है ओपनिंग क्लोजिंग, तो मेरे मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। कितना मुझे बनाना है, उस बनाने के लिए फिर मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो एस्टिमेटेड मेरा होगा। उसके बाद फिर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो मुझे कितना रॉ मटेरियल परचेज जो है करना है। बात समझ आती है? तो भाई पहले मुझे बनाना कितना है? मुझे 60,000 यूनिट तो क्या करने? बेचने हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, प्रोडक्शन मुझे निकालनी पड़ेगी। इतनी प्रोडक्शन के लिए हर प्रोडक्शन में 2 kg चाहिए, तो एस्टिमेटेड मुझे रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालनी होगी। रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ मुझे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, वहां से मुझे क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल परचेज जो है आएगा। क्या ये बात समझ आती है? निकाल भी लिया सबने? चलो, कई बच्चों ने निकाल लिया, कई बच्चों ने नहीं निकाला, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो है कर लेना। उसके बाद फिर आए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹75, कैरिंग कॉस्ट गिवन है 20%, वैसे लिखता हूं 20% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। इसका कोई मतलब नहीं, मतलब वही है, पहले तो 20% का परचेज प्राइस निकालना, और हमेशा कैरिंग कॉस्ट तो एवरेज पर ही होती है, तो नेक्स्ट फॉर्मूले पर जो है आता है। और उसके बाद आपको गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X ₹200, और कह रहे हैं परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल Y, वो आपको गिवन है ₹30। तो भाई आराम सोच के बताएं, मेरे को सेलिंग प्राइस X का कुछ करना होगा कि नहीं करना होगा?
कुछ भी नहीं, कुछ भी मेरे को नहीं करना। तो भाई ये मेरे लिए क्या है, इररेलेवेंट है। मेरे को तो इस समय वाई परचेज करना है, मेरे को सेल से कोई लेना देना जो है नहीं है। तो भाई ये क्यों गिवन होता है? अगर किसी ने सोचा होगा मुझे एक्स का ईयू क्यों निकालना है, स्टार्टिंग से ही गड़बड़ जो है हो जाएगा। तो एक्स से क्या निकालोगे, पहले आप निकालना है एस्टिमेटेड आपका जो है प्रोडक्शन, उसके बाद क्या करना है एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल एक्स, और उससे क्या निकालना है एस्टिमेटेड परचेज जो है निकालने। एस्टिमेटेड परचेज आ गया, उसके बाद तो ईओक्यू जो है आ जाएगा। ठीक है जी, तो लो जी आप जो है शुरू करें, और जो भी बच्चा अगर विद प्रेजेंटेशन अगर हो जाए फटाफट से स्टेज पर आके जो है सॉल्व कर सकता है। तो वही मुझे पूरा वर्किंग नोट के साथ अगर आपका सवाल हो जाए तो फटाफट से स्टेज पर जो है आ जाए। हम प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल वाई जो है हमें चाहिए। बिल्कुल आराम से सोचना, स्टेप बाय स्टेप चलें। आपका एनुअल कितना आ रहा है ना? तो गड़बड़ हो गई, इसका ना चेंज करना, मैंने गलती लिखवा दिया, इसको एक्स और इसको वाई जो है कर लेना। कोई बात नहीं, कर लो, नहीं तो ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। ये टॉपिक मुझे बाद में जो है कराना है, तो इसको एक बार चेंज कर लो। ठीक है, इस एक्स को वाई कर दो और वाई को एक्स जो है कर दो, नहीं तो एक नया कंसेप्ट आ जाएगा, वो मुझे बाद में जो है कल की क्लास में जो है करेंगे। किसी का भी आंसर आ गया हो विद प्रेजेंटेशन, अगर स्टेज पर सॉल्व करना चाहें तो फटाफट जो है आ जाए।
हाँ जी, सबसे पहले निकाला एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। हाँ, पूरा 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 लिखिए आप, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ जो है आप लिखिए। पेपर में अगर आप लिखते तो क्या प्रेजेंटेशन जो है होती। तो वही एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। आप चाहे तो इक्वेशन बनाएं या टेबल के थ्रू करें, वो सब आपकी ऑप्शन रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं। पर हाँ, आपको लिखना जरूरी है। तो इन्होंने कहा सर एनुअल डिमांड है 60,000, ओपनिंग स्टॉक है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक है 25,000। तो सर इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं 70,000 यूनिट्स। वेरी गुड, यूनिट्स लिखना जरूरी है। 70,000 यूनिट जो है हमारा बनाने का है। सही है गलत है? सही है। अगर गलत हो जाए तो जहां बता देना, फिर किसी का सॉल्व होगा स्टेज पर जो है आ जाना। तो भाई इसके बाद अब मेरे को रॉ मटेरियल, अच्छा एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो है आप कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर रॉ मटेरियल लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन, वो क्या हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन पर यूनिट। तो भी फॉर्मूला क्या बनाओगे, अब मैंने प्रोडक्शन से कंजम्पशन बनाना है, तो एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिस इज इक्वल टू एस्टिमेटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन पर यूनिट। अच्छा, और उन्हें सीधा फिर आप परचेज रिक्वायरमेंट पर जो है आप आ गए हैं। अच्छा ठीक है, तो ये सीधा परचेज रिक्वायरमेंट पर जो है आ गए, तभी कोई दिक्कत नहीं। मगर प्रेजेंटेशन आपकी ऑप्शन रहेगी, कैसे भी आप प्रेजेंट करना चाहिए। मैं होता पहले मैं कंजम्पशन निकालता, फिर परचेज एस्टिमेटेड परचेज रिक्वायरमेंट जो है मैं निकालता। तो सर डाउन कर लें, नहीं पेन से डाउन करें। हाँ हो जाएगा, और कोशिश करें। लो जी, तो भाई एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल कंजम्पशन इन्होंने कहा 70,000 इंटू में 2, 1,40,000 माइनस है 20,000 प्लस है 40,000। तो भाई ये आपका कितना आ गया 1,60,000। सही है गलत है? देखो गलत है गलत है गलत है, यहाँ पे यूनिट्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा केजीज। देखो अगर मैं पेपर चेकर होता मैं जीरो यहाँ कर चुका होता, इतने मैं तो जीरो कर चुका होता, और यही सीए में होता भी है। पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, अब यूनिट्स में चल रहे हैं, फिनिश गुड यूनिट्स में है, यहाँ पर केजीज में तो एक बार छोड़ देते हैं। पर हाँ आगे ध्यान रखना गड़बड़ जो है हो जाएगी। तो भाई 1,60,000 केजीज आना चाहिए। किसी ने यूनिट करना उसको प्लीज सर्कल जो है कर लेना। तो भाई मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका 2,000 केजीज। सही है गलत है? सही है। तो भाई 2,000 केजीज आपका जो है, फिर से कोशिश करें, और कोशिश करें, थोड़ा और कोशिश करें, आखिरी बार कोशिश करें। चलो मेरे को दे, ठीक है जी। तो भाई 2,000 केजी सबका आ गया, किसी का नहीं आया हो, कंफर्टेबल है। तो भाई अगर ये आ जाएगा तो उम्मीद करते हैं बाकी सारा पॉइंट जो है हो जाने चाहिए। तो वही सारी स्टोरी है। अगर ईओक्यू निकल गया तो 5 on 5 आने की प्रॉबिलिटी, ईओक्यू ही गलत हो गया सारा गड़बड़ जो है हो जाएगा। तो भाई उसके बाद फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने, तो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल परचेज कितना है 1,60,000 केजीज डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज कितना हो गया 2,000 केजीज। तो भी ऑर्डर्स कितने हो गए हमारे पास 80। सही है गलत है? 80 सही आ रहे हैं। तो भाई 80 ऑर्डर्स जो है आ जाएंगे। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो भाई 80 इंटू में, हाँ कोई बात नहीं, 80 मल्टीप्लाई बाय 75, 60 नहीं 6,000,
6,000 रुपीज। सही है गलत है? सही है। रुपीज वैसे आगे लिखते हैं पीछे लिखते हैं? कब आगे लिखते हैं और कब पीछे लिखते हैं पता है कि नहीं पता? हाँ जी, आर एस आगे लिखते हैं या पीछे लिखते हैं, या पीछे कब लिखते हैं और आगे कब लिखते हैं? आर एस पहले लिखते हैं। अच्छा सिंबल होता तो बाद में लिखते हैं सिंबल। सिंबल भी पहले लिखते हैं, आर एस भी पहले लिखते हैं, तो पीछे कब लिखते हैं? जब आगे जगह ना हो। ये भी ठीक है सर, देखो जब आगे जगह नहीं होती तो पीछे लिख देते हैं। ठीक है चलो, वेरी गुड। नहीं ठीक है चलो, तो रुपीज नॉर्मली जो है आगे जो है लिख देते हैं। नॉर्मली अगर रुपीज आप पूरा लिखते हैं ना RUPEE, तो नॉर्मली तब जो है पीछे जो है लिखा जाता है। अगर RS लिखते हो या आप सिंबल में लिखा, ये भी सही है गलत है? तो ये परचेज कॉस्ट कितना आ रहा है? ₹48,12,000। सही है गलत है? सही है। तो भाई एक चॉकलेट जो है आपके लिए जोरदार तालियां जो है इनके लिए हो जाए। तालियां जोरदार जो है हो सकती हैं। चलो जी, तो भाई यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? सबका अच्छे से हो गया? लो जी, यहां तक पूछे जी। माइक जी, प्रेजेंटेशन हमेशा ये आपकी चॉइस रहेगी। तभी मैंने कहा ना, प्रेजेंटेशन कोई स्टैंडर्ड नहीं होती, आप कैसी भी करना चाहें वो आपके ऑप्शन जो है रहेगी। प्रेजेंटेशन तभी सबका अलग जो है होता है, होना भी चाहिए। अगर सबकी सेम प्रेजेंटेशन हो जाएगी, एग्जाम्पल होगा चीटिंग जो है हो गई, मास चीटिंग ना हो, तो सबकी प्रेजेंटेशन जैसा आपका मन करे कर सकते हैं। लो जी, इनको माइक दें, इनको एक माइक वैसी परमानेंट नहीं छुड़वा दें। लो जी पूछिए जी। सर 48,12,000 तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हुई ना? परचेज कॉस्ट तो 48 लाख है। क्या कह रहे हो? सर परचेज कॉस्ट होगी हमारी 1,60,000 मल्टीप्लाई विद 30, और जो 6,000 प्लस हुआ ये तो सर दो बाकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या कह रहे हो मुझे एक बार समझाएं। एक मिनट, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है 6,000, हाँ कैरिंग जी। कॉस्ट आ गई है 6,000। परचेज कॉस्ट 1,60,000 इंटू 30 होगी। 1,60,000 इंटू 30 वो कितना हो रहा है? ये सर आएगा 48 लाख। ठीक है जी। सर इसमें फिर जब हम कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड करेंगे तो जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी वो आएगी 48,12,000। अच्छा ओहो, ठीक है, इसको है ना ऐसे करो, इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, ये इन्वेंट्री कॉस्ट आप एग्जामिनर हाँ नहीं को ठीक है zero ठीक है कर ठीक है देते ठीक है ठीक है। यहाँ परचेज कॉस्ट इतना, इन्वेंट्री कॉस्ट, परचेज कॉस्ट होनी चाहिए 48 लाख। ऐड करके इसको परचेज कॉस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री कॉस्ट जो है कहेंगे। बात बिल्कुल जो है ठीक है। और आगे बढ़े। लो जी पूछिए। सर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आना जरूरी थोड़ा ना होता है? हाँ जी, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो मैं भी वेट भी कर रहा था। सारे सवाल में चेक करो, कल वाले सवाल आज जैसा है, सब में एक चीज आ रही है। क्या चीज आ रही है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या है, दोनों सेम जो है आपका आ रहा है। क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है। कल की क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। कल की क्लास में उस पर तो मैंने कहा ये जो एक्स और वाई किया था ना, ये इंटरचेंज हो जाता ना तो ये सारी स्टोरी चेंज हो जाती। तो कल की क्लास में चर्चा जो है करेंगे। तो भी आइडियली अगर बात करें तो EOQ उस लेवल पर होता है जहां पर ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम होती है, सेम होती है, पर जरूरी नहीं है। पढ़ेंगे कल की क्लास में, इसी पे चर्चा जो है करनी है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही जो है रहेगा। पर एक सवाल और करते हैं। लो जी, अगले सवाल पर आए। एग्जाम्पल नंबर 5 4 नहीं, अब नया केस खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर जो है आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के 4 केस करें, एग्जाम्पल 3 खत्म। अब एक नया एग्जाम्पल, नई सोच के साथ मेरा लास्ट लेवल। लो जी, लास्ट लेवल पर आए, देखते हैं क्या अब आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो भाई अगला सवाल नए पेज से शायद कर लेना। एक्स लिमिटेड, अब आपका मेन एरिया जिसकी फीस आपको जो है मिलेगी। अब आपकी फीस कंसल्टेंसी का क्वेश्चन है। अब देखते हैं अब आप कंसल्टेंट बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। तो आपका क्लाइंट है एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड यूज टू बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 60,000 यूनिट्स ऑन मंथली बेसिस। तो भी आपका पास एक क्लाइंट आया, उसकी पॉलिसी क्या है? वो अपने साल के जो डिमांड है 60,000, वो कैसे लेते हैं? महीने में। तो हर महीने कितना ले रहे होंगे? डिवाइड बाय 12 करो, कितना आ जाएगा?
5,000। तो भी इनकी अभी पॉलिसी क्या थी आपके क्लाइंट की, भी वो नॉर्मली जो है हर महीने जाते थे, महीने में गए 5,000 यूनिट जो है जनवरी लेकर आए, 5,000 फरवरी, 5,000 मार्च, अप्रैल करते हुए पूरे साल की उनकी पॉलिसी जो है चलती थी। और आगे लिखें ईच यूनिट कॉस्ट ₹40 और 40 रुपए का सामान जो है मिलता था। एंड ordering cost is ₹300 per order। और हर बार चांदनी चौक जाना, वहां से आना 300 रुपए जो है उनके जो है लगते थे। उसके बाद कह रहे हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट is estimated at ₹4 per unit per annum। इसको अंडरलाइन करना, ₹4 per unit per annum। और अब आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट दी फॉलोइंग। लो जी, कैलकुलेट दी फॉलोइंग पहले समझें। अब आपका जो मेन एरिया है जिसके लिए आप सीए जो है कर रहे हैं, कॉस्ट कंसल्टेंट अगर आप बनना है तो कंपनी की पॉलिसी क्या है। कंपनी कह रहे सर हमें कोई ईओक्यू नहीं पता, हमारा तो सिस्टम क्या है सर, हर महीने जाते हैं 5,000 यूनिट जो है लेकर जो है आते हैं। तो पहला सवाल, कंपनी की प्रेजेंट कॉस्ट कितनी जो है कंपनी को जो है पड़ रही है। तो फर्स्ट आपको निकालना है कंप्यूट द फॉलोइंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, total inventory cost under present policy। तो भी एट प्रेजेंट कंपनी कॉस्ट क्या जो है चल रही है, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, तीनों चीजों को ऐड करेंगे। तो भाई आपने कहा सर आपका जो है स्टेटमेंट शोइंग, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो भाई स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर प्रेजेंट पॉलिसी। प्रेजेंटेशन आप कैसे भी करना चाहें ये आपकी चॉइस रहेगी, सबकी प्रेजेंटेशन करने का लिखने का तरीका जो है अलग होता है। तो भाई प्रेजेंट पॉलिसी में हमने कहा पहले तो परचेज कॉस्ट, तो आप बताएं परचेज कॉस्ट पूरे साल कितने सामान खरीद कर लाते हैं, 60,000। कितने रुपए का सामान है, कितने रुपए का सामान है, 40 रुपए का। तो 60,000 इंटू में 40 कितना हो गया, 24 लाख। तो आप 24 लाख रुपए का सामान जो है खरीद कर लाते हो। हमने कहा इसमें ऐड करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो उसमें पहले मैं वही निकालता हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बताओ जी वो कितने हो गए, 12, क्योंकि हर महीने जा रहे हैं तो हर महीने के 12 ऑर्डर्स हुए। तो भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने कहा 12 ऑर्डर्स हैं और हर बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 300 रुपए। तो भाई 300 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है आई, तो ये कितना हो गया, हाँ जी कितना, 3600। तो भाई 3,600 की ऑर्डरिंग कॉस्ट, चांदनी चौक जाकर वापस आने की कॉस्ट पूरे साल की कितनी है, 3,600। ऐड करेंगे कैरिंग कॉस्ट, तो भाई कैरिंग कॉस्ट आप चाहें तो फॉर्मूला लिखना चाहें या जैसा आपका मन करे। तो कैरिंग कॉस्ट हम सामान कितना खरीद कर आते हैं, हमने कहा 5,000। सामान कितना खरीद कर आ रहे हैं, 5,000। एवरेज कितना हो गया, 5,000 डिवाइड बाई 2 इनटू में आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, 4 रुपए। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 10,000 रुपए। ठीक है जी।
आप चाहें तो पहले ये निकालने के लिए यहाँ पे लिख लो कि भाई ऑर्डर साइज कितना हो गया 60,000 डिवाइड बाई 12 5,000, उसके बाद एवरेज कर लें। मतलब ये सब आपके ऑप्शन पर रहेगा, आप कैसे प्रेजेंटेशन जो है करते हैं। और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बताओ जी कितनी आ गई है, 24,13,600। तो भाई 24,13,600 कंफर्टेबल है। लो जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो भाई ये क्लाइंट आपके पास आया, आपने क्लाइंट का सारा देखा, उनका सिस्टम क्या है ये सिस्टम दिया। अब क्लाइंट को आप कह रहे हैं कि सर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सर सेम सामान सेम दुकान से लाने में मना नहीं कर रहा, हम कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, पर सर मैं आपको थोड़ा सिस्टम चेंज करता हूँ। सर आप ऐसे मत करके एक अलग ऑर्डर साइज जो है लो, सर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और सर आपकी कॉस्ट कम होगी तो मेरी फीस इसी बात की जो है बनती है। अब आपको क्लाइंट को क्या प्रपोज करना है, EOQ। तो लो जी आप मुझे बताएं सेकेंड कंप्यूटेशन ऑफ EOQ, कैलकुलेट EOQ। अब आप अपने क्लाइंट को सजेशन दे रहे हैं EOQ, तो भाई आप EOQ आप निकाल लें। आप कहेंगे सर EOQ फॉर्मूला है 2 into A into O divided by C, where A is annual purchase requirement, वो कितना है 60,000। आगे क्या है यूनिट्स, ओ क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो कितना है 300। सी क्या है कैरिंग कॉस्ट, वो कितना है ₹4। तो EOQ कितना आ रहा है 3,000 यूनिट्स। तो लो जी आपने कहा कि सर ये 3,600 यूनिट आप खरीद रहे हैं हर महीने, सर उससे बेटर है आप जो है कितने यूनिट लें, 3,000 यूनिट जो है आप लेकर आए। ठीक है जी। और अगला सवाल, अब क्लाइंट कहेगा सर इससे तो मेरे को बार बार चांदनी चौक जाना पड़ेगा, ज़्यादा आपका जो है काम हो जाएगा। अब चांदनी चौक ज़्यादा जो है जाना पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे सर अब जो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर EOQ। तो आपने क्लाइंट को बता रहे हैं सर अगर आप 3,000 यूनिट लेकर आओगे तो सर आपकी कॉस्ट जो है कम जो है हो जाएगी। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर EOQ। सेम काम सेम स्टेटमेंट, आपने कहा सर परचेज प्राइस या परचेज कॉस्ट, सर उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। आपके 60,000 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से हैं, 40 रुपए के हिसाब से, ये कितना हो गया 24 लाख। सर ये तो सेम रहेगा पर आपके बाकी दोनों में शायद चेंजेस आएंगे। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट उसके लिए पहले निकालना नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो सर अब जो है आपको 60,000 यूनिट जो हैं खरीदने हैं और EOQ कितना है 3,000। तो भाई अब ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे 20। सर 20 ऑर्डर्स जो है आपके हो जाएंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कितनी हो जाएगी सर 20 इंटू में 300 रुपये। तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी 6,000 जो है हो जाएगी। सर अब ज़्यादा बार चांदनी चौक जाना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई 6,000। पर सर फ़ायदा क्या है, आपकी स्टोरेज कॉस्ट कैपिटल जो है आप कम जो है ब्लॉक करेंगे। तो भाई कैरिंग कॉस्ट वो क्या हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री 3,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 4 रुपये, ये भी कितना आ गया 6,000। तभी यहाँ देखना नॉर्मली हर जगह सेम होता है, कल ही क्लास में समझें कब अलग जो है होगा। तो भाई अब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 24,12,000 जो है हो गई। पहले कॉस्ट कितनी आ रही थी 24,13,600। मैंने क्लाइंट को यही मेरी कंसल्टेंसी, अपने खुद के बिजनेस में यही काम जो है करना है कि सर सेम दुकान से सेम मटेरियल सेम क्वालिटी में लेकर आ रहा हूं, पर सर आपका फायदा जो है हो गया। तो लो जी पॉइंट नंबर 3 या आपका पॉइंट नंबर 4, टोटल सेविंग
total saving in cost if EOQ is ordered? ये सब पेपर के 5 नंबर के सवाल हैं। तो भाई अगर हम EOQ ऑर्डर करें तो बताओ फायदा हुआ कि नुकसान होगा? फायदा कितने रुपए का फायदा जो है होगा? तो भाई इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर प्रेजेंट पॉलिसी, इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर प्रेजेंट पॉलिसी 24,13,600। इन्वेंट्री कॉस्ट अंडर EOQ वो कितना है? 24,12,000। और उसके बाद सेविंग वो कितना है? 1,600। तो सर आपके 1,600 रुपये का फायदा जो है हो गया। ये 1,600 भी हो सकता है, 16 करोड़ भी हो सकता है, वो तो जो आपका EOQ के परचेज प्राइस है। और वही बात है, आप क्लाइंट का जितना फायदा कराओगे उतनी फीस आपकी जो है बढ़ जाती है। क्लाइंट को समझ नहीं आता कि सर ये आपने निकाला कैसे? सर सेम दुकान से सेम सामान ला रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन इसी को जो है कहते हैं। क्वालिटी खराब नहीं करी हमने, सेम मटेरियल लिया है पर उसके बावजूद हमने कॉस्ट जो है रिड्यूस जो है कर दी है। लो जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? कंफर्टेबल है? लो जी, और आगे बढ़े। लो जी, अब आप जो है सोचना, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो लो जी, आपका नेक्स्ट, लो जी फिफ्थ, लो जी फिफ्थ कह रहे हैं इफ द सप्लायर इज willing to give, हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया सर आप जो है 3,000 यूनिट जो है लें। अब क्लाइंट चेंज हो रहा है, क्लाइंट ने कहा जो सप्लायर है, सप्लायर इज विलिंग टू गिव 1% डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस if X Limited orders 20,000 यूनिट। अब जो सप्लायर है उसने क्या कहा? सर मैं आपको डिस्काउंट भी देने को तैयार हूं। क्या? बल्क डिस्काउंट। सर देखो अगर 3,3600 लोगे तो सेम प्राइस रहेगा, पर सर अगर आप बल्क ऑर्डर लेते हो तो सर मैं आपको 1% डिस्काउंट भी देने को जो है तैयार हूं। अब क्लाइंट आपके पास आया, सर डिस्काउंट लें या ना लें? डिस्काउंट लें या ना लें? तो भाई अब वही बात पूछा, कह रहे शुड X Limited अवेल सच ऑफर? अब आराम से आप सोचें, वैसे तो उम्मीद है आप निकाल लोगे। क्या X लिमिटेड को ये डिस्काउंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? डिसीजन कैसे लोगे? EOQ पर टोटल कॉस्ट कितनी हमारी आ रही है? EOQ पर कितनी आ रही है? 24,12,000। अगर डिस्काउंट के बाद ये कॉस्ट अगर मेरी इससे कम हो गई तो डिस्काउंट ले लेना चाहिए, कॉस्ट बढ़ गई तो डिस्काउंट जो है नहीं लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है? परचेज कॉस्ट निकालो आफ्टर डिस्काउंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो, ऑर्डर साइज चेंज हो गया, कैरिंग कॉस्ट निकालें, आंसर जो है निकाल कर बताएं। आराम से चेक करें, क्या हमें डिस्काउंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? हमने क्लाइंट को कहा सर EOQ पे 24,12,000 रुपये की कॉस्ट हो जाएगी। अब अगर कॉस्ट इससे भी कम हो गई तो डिस्काउंट लेंगे, नहीं तो हम डिस्काउंट जो है नहीं लेंगे।
हाँ जी, और हम सोचें डिस्काउंट लें या ना लें। हाँ जी, तो लो जी, लें या ना लें, कितने करें डिस्काउंट लेना चाहिए और कितने करें डिस्काउंट नहीं लेना चाहिए। तो लो जी, चेक करें। सबसे पहले परचेज कॉस्ट बताओ जी, परचेज कॉस्ट अब कितनी आ जाएगी। हमने कितना सामान खरीदना है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय अब परचेज प्राइस कितना हो जाएगा। इन जनरल परचेज प्राइस कितना था आपका 40 रुपये, तो भाई 40 रुपये और माइनस डिस्काउंट कितना मिलेगा, 1% जो है मिल जाएगा। तो बताओ ये कितना आ रहा है, 23,76,000। तो आपने कहा सर अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो परचेज कॉस्ट मेरी क्या हो गई, 24 लाख से कम जो है 24,000 मेरे को फायदा जो है हो गया। पर ये डिस्काउंट मिलेगा कब, जब आप 20,000 यूनिट एक साथ लोगे। तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए, 60,000 डिवाइड बाय 20,000, 3 ऑर्डर्स हो जाएंगे और 3 ऑर्डर से ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कितनी हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 रुपये। तो भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कम जो है हो गई, तो भाई 900 रुपये हो गई। चांदनी चौक सिर्फ 3 बार जो है जाना जो है पड़ेगा। पर इशू क्या है, गोडाउन मेरा जो है वो बढ़ जाएगा। तो भाई कैरिंग कॉस्ट अब मेरे को 20,000 यूनिट मेरे को ऑन एन एवरेज रखना पड़ेगा। हर यूनिट पर कितने रुपए लगते हैं, 4 रुपये। ये कितना हो गया, 40,000 जो है मेरा आ गया। 40,000 का खर्चा, तो टोटल कितना हो गया, 24,16,900। तो भाई 24,16,900। तो भाई अगर हम ईओक्यू पे चलते तो मेरा कितना था, 24,12,000। डिस्काउंट लेने से मेरे को क्या हो गया, 24,16,900। तो डिस्काउंट नहीं जो है लेना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है। और होता वही है, जितने भी ट्रेडर्स हैं डिस्काउंट के पीछे भाग रहे होते हैं, डिस्काउंट से कई बार हम अपना खुद का ही नुकसान जो है कर लेते हैं। तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए सर, हम तो अपना आराम से जो है वही 3,000 ईओक्यू पर जो है चलेंगे। तो लिख लीजिए, since the total inventory cost if discount offer is availed, since the total inventory cost if discount offer is availed is higher than cost at EOQ, EOQ से cost ये जो है बढ़ गई है। तो therefore we should not, या X limited should not avail the discount offer, should not avail the discount offer। कंफर्टेबल है। लो जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, कंफर्टेबल है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो। एक लेवल और आगे बढ़ जाए। लो जी, एक सवाल और इसी पे आगे चलते हुए, ये हमारा क्या था, पॉइंट नंबर 5। और अब ध्यान से देखते हैं अब आपका आईक्यू कितना डेवलप्ड है कितना नहीं है। एक सवाल और बढ़ाते हुए पॉइंट नंबर 6। अब सोचें, हमने सप्लायर को क्या कह दिया, सर हमें आपका डिस्काउंट जो है नहीं चाहिए। हमने सप्लायर को क्या बोला, सर हमें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। अब सप्लायर आपसे पूछ रहे हैं, सर ये बताओ कितने डिस्काउंट पे मान जाओगे। बिजनेस में ऐसा होता है कि नहीं होता, सारा काम होता है तभी। अब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं, हमने इनका डिस्काउंट ऑफर जो है मना कर दिया। अब सप्लायर आपसे कोटेशन मांग रहे हैं, सर आप बताओ कितना डिस्काउंट लेना चाहोगे, आप मुझे ऑफर जो है करें। तो भाई अब आपको डिस्काउंट रेट बताना है। तो भाई लिखो, at what minimum discount rate should X Limited, at what minimum discount rate should X Limited
at what minimum discount rate should X Limited give to supplier to buy 20,000 units in a single order? तो वही अब सप्लायर कह रहे हैं ठीक है सर, आपको हमारा ऑफर पसंद नहीं आया, आप हमें अब ऑफर करें सर, आपको कितना डिस्काउंट जो है चाहिए, फिर अपना चेक जो है कर लेंगे। आराम से सोचें, लो जी आराम से सोचें एक बार, चलो बताएं क्या रेट दे रहे हो, गलत है, तो भी आराम से सोचें। तो कैसे मैं कहा जल्दी मत करें, आराम से अब चेक करें, अब डिस्काउंट कितना जो है आप मांगेंगे, आराम से सोचना। हाँ जी, हाँ क्वांटिटी सेम, सबको सेम है, मुझे कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, कोई क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं सर 20,000 का लॉट आपको लेकर जाएं, सर बताओ क्या रेट आपको डिस्काउंट देना है, हम चेक जो है कर लेते हैं। सर 1.2 से ज्यादा, 1.2 मतलब मिनिमम 1.2 एग्जैक्ट 1.2 जो है कह रहे हैं। चलो ठीक है, एक बार आप करते जाएं, आप 4 डेसिमल तक निकाल लेना, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। 1.2 भी नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, 4 डेसिमल तक एक बार जो है लेकर जाओ, क्योंकि 1.2 पर भी आपको जो है नुकसान जो है हो जाएगा। तो वही सर हाँ जी 1.183989 1.1839 शायद नहीं है, एक बार चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करें। कितना डिस्काउंट मिलना जो है चाहिए, कितना डिस्काउंट मिलना जो है चाहिए। हाँ जी माइक देते जाएं। 1.2041 1.2041 ऑलमोस्ट ठीक है, वहां तक पहुंच गया, ठीक है, वो कहीं राउंड ऑफ में जो है आ जाएगा। 1.2041 या 2 के आसपास जो है आंसर जो है आना चाहिए। लो जी आराम से एक बार कोशिश करें, तसल्ली से करें, हमें कोई जल्दी जो है नहीं है। हाँ 1.2041 या 42 ऐसा कुछ जो है आंसर जो है आना चाहिए। आगे सबका कितने बच्चे निकाल पा रहे हैं 1.20? कई सारे बच्चे जो है निकाल रहे हैं। सर 1.2083 नहीं वो तो गलत हो गया, तो आंसर सही हो गया वह ठीक है जी, लो जी आराम से एक बार चेक करें, बाकी सब निकालें। 1.2041 के आसपास जो है आंसर जो है आ रहा होगा। आज तक पेपर में ये सवाल कभी नहीं आया, हम उस लेवल तक जाएंगे, पेपर का सवाल अभी आपको बताऊंगा, बहुत इजी जो है हो जाते हैं, आपको उस लेवल तक लेकर जाने, उसके बाद पेपर आपका बहुत इजी जो है हो जाएगा। लो जी करें शुरू। तो भाई आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व किया, कोई मेरी मदद करे। लो जी माइक जो है देना शुरू करें। हाँ जी कोई मेरी मदद करे। हाँ जी बताएं। सर 24,12,000 तो हमारी जैसे EOQ पे कॉस्ट आ रही थी, EOQ पे कॉस्ट आ रही है 24,12,000, ठीक है जी। और 40,900 तो हमारी फिक्स कॉस्ट है, जब अगर हम 20,000 यूनिट्स पर ऑर्डर करें तो अगर 20,000 पर हम ऑर्डर करें तो 40,900 तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट है हमारी। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये मेरी क्या है सर, ये तो मेरी होगी, ठीक है जी। तो 24,12,000 में से 40,900 माइनस कर दिया, वो हमने माइनस कर दिया, ठीक है जी। तो अमाउंट आई थी 23,71,100। अच्छा तो कुछ कॉस्ट आ गए 23,71,600, ठीक है जी। 1,100। अच्छा 100, ठीक है जी। फिर उसको डिवाइड बाय 24 लाख कर दिया कि अगर जैसे एक उससे वो होते थे, डिवाइड बाय 24 लाख आपने जो है कर दिया, ठीक है। तो उससे आ रही थी 98% आ रही थी, तो मतलब 1.201 ऐसे आ रही थी, 2041। चलो ठीक है, वो मैं अलग अलग तरीके निकालने के, भी मेरे को तो एक सिंपल तरीका जो है समझ आता है। तो भाई मैंने जैसे किया, आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई लेट परचेज प्राइस भी ₹X।
तो मैंने कहा आफ्टर डिस्काउंट नेट परचेज प्राइस कितना होना चाहिए, मैंने कहा ₹X जो है होना चाहिए। तो भाई अब मेरे को कॉस्ट EOQ तक लेकर आनी है, भाई वहां तक अगर मेरे को आ गया तो तुम्हें फायदा है, और EOQ से भी कम अगर कॉस्ट होगी तो बहुत बेटर जो है आ जाएगा। तो क्योंकि इस डिस्काउंट पर मेरी कॉस्ट EOQ से ज्यादा आ रही थी, तो पहला मेरा मिनिमम पर चले तो कॉस्ट EOQ तक जो है आनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट विद डिस्काउंट ऑफर ये क्या होनी चाहिए, मैंने कहा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट EOQ। अगर ये सेम हो गया तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इन डिफरेंट पॉइंट जो है आ जाएगा। मैंने कहा भाई अगर ये सेम हो जाए, क्योंकि अभी क्या था ये कॉस्ट ज्यादा थी, हमने डिस्काउंट जो है ठुकरा दिया, तो यहां पर आते आते डिस्काउंट अगर सेम आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो ये मेरे को ऑफर जो है इनडिफरेंट जो है हो जाऊंगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है फिर तो मैं ऑफर लूंगा ही लूंगा। और मैंने अब अगर बात करें तो मैंने कहा भाई टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये इधर कितना है, आपने कहा 24,12,000, ठीक है जी। अब मैंने यहां पर इक्वेशन की बात करें, सम टोटल ऑफ 3 थिंग्स, तो पहला क्या है 60,000 यूनिट पूरे साल खरीदने हैं, लेट द परचेज प्राइस बी X, मैंने इसको ऐसे कर दिया। मैंने कहा ऑर्डर साइज कितना है, वो तो मुझे पहले से ही पता है, ऑर्डर साइज कितना है 3 इंटू में कितना हो गया 300। ऐसी मैंने कहा अगर मैं 20,000 यूनिट में एक साथ रखता हूं तो ₹2 आपका ऑन एन एवरेज 10,000 होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका आया। आप सबने वही सेम काम किया। अब आपने क्या किया था, जिन्होंने कहा मैंने इसको यहाँ पे माइनस किया, तो मैंने कहा भाई 60,000 X इक्वल टू ये कितना आ रहा है 24,12,000 माइनस 900 और माइनस अब कितना हो गया 40,000। तो ये आपने सेम शायद वैल्यू निकाली थी 23,71,100, ठीक है जी। ये सेम आपने निकाला था, और मैंने यहां पर अब x अगर निकाल रहा हूं तो डिवाइड बाय 60,000 अगर मैंने किया तो ये कितना आ रहा है 39.5183 जो है मेरा जो है आ गया। तो मैंने कहा ये मेरा क्या है नेट परचेज प्राइस। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो डिस्काउंट कितने रुपए का चाहिए, टोटल प्राइस कितना था 40, मुझे इतने में खरीदना है, तो डिस्काउंट कितना होगा, तो अगर मैं इसमें से 40 माइनस कर दूं तो मेरे को डिस्काउंट कितना चाहिए 0.4816 का जो है मेरे को चाहिए, 4816 का मेरे को डिस्काउंट जो है चाहिए। आइडियली तो इसको राउंड ऑफ करो, 4817 का मेरे को डिस्काउंट जो है मेरे को चाहिए। और अगर ये डिस्काउंट आया तो अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो 0.4817 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100, तो 0.4817 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100, तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.20425, ये डिस्काउंट जो है आना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? लो जी आराम से चेक करें, ये मेरा डिस्काउंट जो है आना चाहिए, तो मेरा आइडली यहाँ पर 1.20425 जो है मेरा जो है आना चाहिए। और अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैं चलूँ तो भाई अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 40 माइनस 39 पर अगर मैं पूरा इसको जो है लेकर चलूँ 39.51833333 अगर मैं पूरा लूँ डिवाइड बाय 40 इंटू में 100 करूँ तो मेरा ये कितना आ रहा है, हाँ मेरा ये आएगा 1.204166666 जो है आ जाएगा। तो भाई इसके बीच में कोई भी आंसर जो है आप दे सकते हैं। आप चाहे इसको पूरा लें, 4 पे राउंड ऑफ करें, 2 पे राउंड ऑफ करें, 1 पे राउंड ऑफ करें, इतना इमटेरियल जो है हो जाएगा। ठीक है जी। लो जी यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, क्या ये बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक है जी, बस इसकी एक प्रैक्टिस और जो है करते हैं। आज की क्लास का आखिरी सवाल जो है कर लेते हैं। तो भाई ये मेरा क्या हुआ 6, उसके बाद 7 केस। लो जी मेरा बस इसी की प्रैक्टिस करते हैं और लिखें इफ द सप्लायर इज willing to give, हमने सप्लायर को कहा कि सर 1% से काम नहीं चलेगा, हमें कितना डिस्काउंट चाहिए, मे बी 1.2041 या 2042 जो है हमें चाहिए। सप्लायर ने कहा ठीक है सर मैं वर्कआउट करके बताता हूँ। फिर सप्लायर का फोन आया, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू गिव 2% डिस्काउंट,
तो सप्लायर ने कहा सर 1.2 में क्या रखा है, मैं आपको 2% डिस्काउंट देता हूं ऑन परचेज प्राइस इफ एक्स लिमिटेड ऑर्डर्स 60,000 यूनिट्स इन अ सिंगल ऑर्डर। नेगोशिएशन चल रही है। उसने कहा सर 1.2 छोड़ो ना सर, मैं आपको 2% देता हूं, आप 1 की जगह 1.2 पर आए थे सर, पूरा 2% लो, एक ही बारी में पूरा 60,000 जो है ले जाओ। और आपसे वही सवाल, शुड एक्स लिमिटेड अवेल सच ऑफर। तो भाई क्या अब आप 2% पे तैयार हो जाओगे या नहीं होगे? हाँ जी, अब 2% पे आप तैयार होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। 1.2 से आपको बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है मिल गए। आराम से एक बार चेक कर लें। उन्होंने 1% दिया था, आपने 1.2 कहा था, अब वो 2% आपको दे रहे हैं। हाँ जी, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो लो जी फिर से चेक कर लें। तो बताओ जी, परचेज कॉस्ट अब कितनी हो जाएगी? 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 40 माइनस 2%। तो भी परचेज कॉस्ट कितनी हो गई? 23,52,000। आपको 48,000 का डिस्काउंट जो है मिल गया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आप चेक करो, ऑर्डरिंग कॉस्ट अब कितने ऑर्डर जाएंगे? सिर्फ एक ऑर्डर, वो भी कितना? 300 रुपये। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम जो है हो गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो गई, परचेज कॉस्ट भी कम हो गई। अब आपको क्या चाहिए? कैरिंग कॉस्ट। बताओ जी, कैरिंग कॉस्ट अब पूरे 60,000 को कैरी करना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में कितना? 4 रुपये। ये कितना हो गया? 1,20,000। और बताओ जी ये कितना हो गया? 24,72,300। ये तो बहुत एक्स्ट्रा ही जो है पहुंच गया, ये तो बहुत एक्स्ट्रा ही पहुंच गया भाई। ये तो आपका हमारा 24,12,000 था, आप तो बहुत आगे ही जो है बढ़ गए। तो आप उसको कहोगे सर प्लीज आप बिल्कुल आप चुप हो जाएं, हमारा ईओक्यू बढ़िया जो है चल रहा है। और आखिरी सवाल कहेगा अच्छा सर डिस्काउंट रेट बता दो, बस पक्का आखिरी सवाल। अब वो कह रहे सर एक लॉट बताओ कितना डिस्काउंट जो है आपको चाहिए। तो लो जी बिल्कुल अब आखिरी सवाल आज का, एट व्हाट minimum discount rate will X Limited be ready to buy 60,000 units in a single order? हाँ जी, आराम से चेक कर लें। अब सिंगल ऑर्डर में कितना जो है आपको डिस्काउंट चाहिए? हाँ जी, 4.5125% जो है शायद आ गया होगा। आज तक पेपर में इस लेवल के सवाल जो है नहीं पूछे जा रहे। हमारी तैयारी उस लेवल की जाएगी कि जब पेपर आपके सामने है तो आपको क्या बच्चों का पेपर जो है पूछा है। हाँ जी, आराम से चेक कर लें। लो जी आराम से जो है चेक कर लें। तो भाई आपने कहा लेट द परचेज प्राइस भी एक्स, 60,000 इंटू में एक्स प्लस एक ही ऑर्डर है 300 रुपये का ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 4 और ये टोटल कितना आना चाहिए? 24,12,000 जो है आना चाहिए। तो भाई इसके बराबर आ जाए तो भाई x अगर निकालेंगे तो भाई 24,12,000 माइनस में करेंगे 1,20,000 माइनस में करें 300 डिवाइडेड बाय करें 60,000 तो ये कितना हो गया? 38.195 एग्जैक्ट आया। तो भाई आपका डिस्काउंट आपको कितना चाहिए? डिस्काउंट आपको 40 में माइनस किया तो 1.805 का डिस्काउंट जो है आपको चाहिए। परसेंटेज निकालोगे तो डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ गया?
4.5125% जो है आ जाएगा। ठीक है जी। लो जी, यहाँ तक किसी को कोई भी हल्का सा भी डाउट हो? किसी को कोई भी डाउट हो? कोई डाउट नहीं? अच्छा, वैसे ही एक्सरसाइज कर रहे थे, थक गए थे, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। चलो, तो वही एक किताब आपको मिली होगी, एक बार फटाफट निकाल लें। अब कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं पेपर का लेवल। हमने देखो किस लेवल के क्वेश्चंस करे, और अब पेपर का लेवल सिर्फ आपको दिखाना है। अब कोई क्वेश्चन जो है नहीं करने। तो एक किताब आपको जो है मिली होगी, तो भाई अभी हम और कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। पहला चैप्टर मटेरियल कॉस्ट, और उसके सीधा हम आएंगे आपको। चलो एक बार दिखा देते हैं भाई, हमारी बुकलेट में पेज नंबर 1 पर जो है आ जाए एक ओवरव्यू स्टडी मटेरियल कैसे जो है बना है। तो भाई पहले आपकी थ्योरी है डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ईओक्यू से रिलेटेड है। फिर अगला टॉपिक है पेज नंबर 7 पर वेरियस स्टॉक लेवल्स, उसकी आपको थ्योरी जो है गिवन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, मे बी 9, 10, 11, आपका 12, 13 इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। उसके बाद फिर आपका कुछ थ्योरी पार्ट जो है 16, 17, 18, 19 पर आया। फिर पेज नंबर 20, फिर आपको कुछ सवाल उस थ्योरी से गिवन है। फिर पेज नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये सब थ्योरी आपको गिवन है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17, फीफो लिफो, 18, 19 आपको जो है क्वेश्चन नंबर 20 ये सब स्टॉक लेजर। उसके बाद फिर पेज नंबर 36, 37, 38 आपको थ्योरी गिवन है। फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल सवाल क्वेश्चन नंबर 21, 22 आपको गिवन है 41 पे, फिर थ्योरी गिवन है। उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है गिवन है, और उसके बाद पेज नंबर 45 पर जो है आ जाए। तो भाई पेज नंबर 45 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। भाई हमें जो मेहनत करनी है एट दी एंड पेपर का ट्रेंड क्या है वो चेक करें। तो भाई पेपर आपका न्यू कोर्स जस्ट अभी 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो वहां से लेके पेपर का सारा ट्रेंड जो है चेक करें। तो मई 2018 न्यू कोर्स 5 नंबर का सवाल अभी सॉल्व नहीं करना, सिर्फ चेक करो क्या आप कर सकते हो। मैं पढ़ देता हूं। मेसर्स एक्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट स्काई ब्लू, कुछ बना रहे हैं, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, स्काई ब्लू। एनुअल डिमांड ऑफ स्काई ब्लू गिवन है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट 18.75% ऑफ परचेज प्राइस। The company has been offered a quantity discount of 5% on the purchases of Sky Blue provided order sizes 3000 component at a time, or you are required to calculate EOQ ढाई नंबर and advise whether the quantity discount offer can be accepted। क्या ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ये पेपर का न्यू कोर्स का पहली बार जब न्यू कोर्स आया तो 5 नंबर का सवाल जो है आया। उसके बाद आगे चेक करो। फिर पेज नंबर 46 पर आपका मई 2018 ये सवाल भी मटेरियल का है, अगला सवाल भी मटेरियल का है, फिर थ्योरी सवाल भी मटेरियल का। और एक बार नीचे चेक करो पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन 6B उसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6E एक्सप्लेन फीफो एंड लीफो मेथड ऑफ स्टोर इशू, ये तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज फिर आगे आओ। मई 2018 ओल्ड कोर्स, इस समय आपको पता होगा दोनों कोर्स साथ साथ चल रहे हैं, तो ओल्ड कोर्स का भी हमने ट्रेंड जो है दिया। 5 नंबर का सवाल ASJ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट produce a product which requires component costing rupees 1000 per unit, other information related to component usage per month given है, पर मंथ से एनुअल निकाल लोगे। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, स्टोरेज ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट जो है गिवन है, मैक्सिमम यूसेज लीड टाइम, अब एक छोटा सा टॉपिक बाद में जो है पढ़ेंगे उससे आएगा। फिर कह रहे हैं द फर्म हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 5% बाय द सप्लायर ऑन द परचेज ऑफ कंपोनेंट, अगर वो ऑर्डर साइज क्या कर दें 6000, वही 2 चीजें निकालनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड री ऑर्डर लेवल। ये टॉपिक बाद में करेंगे। EOQ मैंने कहा था आता ही आता है, ये आ गया। और दूसरा क्या डिस्काउंट ले या ना ले, फिर से 5 नंबर कर पाओगे नहीं कर
पाओगे। सिर्फ क्यों बता रहा हूँ, इंटर में पता नहीं दुनिया क्यों कहती है इंटर बड़ा मुश्किल है। अभी तो 2 या 3 क्लासेस हुई हैं, 5 नंबर आपके पक्के हो गए। तरीके से अगर 20 दिन पढ़ाऊंगा ना तो आपके 100 नंबर पक्के होते हैं, पर क्योंकि फीस ज्यादा ली है तो 2 महीने खींचना पड़ता है, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने पैसे ज्यादा लिए, पढ़ाया आपने कम है। पर आइडियली इंटर के सारे सब्जेक्ट जो 20 से 30 दिन में एक पूरा सब्जेक्ट जो है निपटता है। 5% सिलेबस आपका कंप्लीट जो है हो गया है। एनीवेज फिर चेक करो, और हमारा सवाल तो बहुत ऊपर था, ये तो कुछ भी नहीं। फिर आगे चेक करो पेज नंबर 48, लो जी चेक करो पेज नंबर 48, नवंबर 2018। ये टॉपिक अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके नीचे थ्योरी है। फिर आपका मई 2019 न्यू कोर्स, आपको वेटेड एवरेज और लीफो से स्टोर लेजर बनाने, तो फाउंडेशन पढ़ा होगा, सेम है, प्रैक्टिस लास्ट में जो है करेंगे। उसके बाद फिर आ जाओ मई 2019 पेज नंबर 51, चेक करो 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल ओल्ड कोर्स में 8 नंबर आता है, न्यू कोर्स तो 5 और 10 नंबर के बीच में जो है रहेगा। सिर्फ बता रहा हूं पेपर में किस लेवल के सवाल आते हैं, माइंड मेकअप उतना जो है करना है। ACE लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, EMM यूजिंग अ मटेरियल REX टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ EMM 0.8 kg ऑफ REX इज रिक्वायर्ड। आपको फिनिश गुड गिवन है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो है गिवन है। और ध्यान से देखो, as per sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 45,600 units of EMM in the coming year. There is a opening stock of EMM आपको given है, and the company desires to maintain closing stock equal to 1 month forecasted sale। तो भाई सेल एनुअल गिवन है, मंथली सेल आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक 1 मंथ की सेल जो है गिवन है। तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सेल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो है गिवन है। और उसके बाद मैं तो आपको सवाल बहुत मुश्किल कराए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल गिवन था वो गिवन नहीं, तो ये कंजम्पशन जो है क्या बन जाएगी, परचेज रिक्वायरमेंट। और वही चेक करो, परचेज प्राइस 25 रुपए, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर गिवन है, स्टोरेज कॉस्ट 2%, इंटरेस्ट रेट 10%। फिर 5, 6, 7, 8 एक बार छोड़ दो नीचे। अच्छा नीचे गिवन है ओपनिंग स्टॉक 2100 kg एंड क्लोजिंग स्टॉक 10%, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है, तो मेरा वहां से जो है आ जाएगा। और उसके बाद वही सवाल, कंप्यूट EOQ एंड टोटल कॉस्ट एज पर EOQ निकाल लोगे। दूसरा अच्छा रीऑर्डर लेवल मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर इफ कंपनी प्लेसेस ऑर्डर ऑफ 7500 kg ऑफ REX टू गेट 2% डिस्काउंट, क्या ऑफर लेना, मतलब एक ही वैरायटी, इसके बाद ज्यादा कोई वैरायटी जो है नहीं आती। और बस खत्म करते हुए आपका नेक्स्ट आ जाए नवंबर 2019, चेक करें जी न्यू कोर्स। अभी का जो नवंबर में पेपर हुआ, जहां पर मेजॉरिटी बच्चा फेल हुआ, एमके का बच्चा बड़ा खुश है, हाईएस्ट मार्क्स इस बार भी एमके से जो है आए। 5 नंबर का सवाल चेक करो, सुरेखा लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4000 लीटर्स ऑफ पेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस। होता क्या है, बस बच्चे ने अगर इसको क्वार्टरली भूल गया, EOQ गड़बड़ जो है हो जाएगा। क्वार्टरली से क्या करना है, एनुअल, मतलब इतना ही ICAI का लेवल है। और चेक करें, ईच लीटर रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब ये फिनिश गुड है, मुझे रॉ मटेरियल पर जो है जाना है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग 1 ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल इज 40, परचेज प्राइस 50, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट 2%, 6% ऐड करके 8% हुआ। लीड टाइम अभी छोड़ते हैं। कैलकुलेट EOQ एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपको जो है निकालनी है। EOQ निकाल लोगे, इन्वेंट्री कॉस्ट जो है आ जाएगी। 5 नंबर का सवाल जो है हो गया। और कमाल की बात है, चैप्टर ही खत्म हो गया। पेपर में इससे ज्यादा कुछ भी जो है नहीं आता। तो ये तो हंसी खुशी हमारा एक चैप्टर ही जो है खत्म हो गया। कंफर्टेबल है। ऑब्वियसली चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी प्रैक्टिस और भी जो है करेंगे। पर आपको सिर्फ बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, 9 मंथ्स बोथ ग्रुप, एक ग्रुप करोगे, बाद में आप ही को गिल्ट जो है होगा। ये हंसी खुशी जो है आपको पूरा चैप्टर, सीधा एग्जामिनेशन सवाल आपको दिखाए थे, इससे ऊपर का लेवल नहीं। अब आपको सिर्फ एक काम वही करना है, माइंड मेकअप करो। 9 मंथ्स मेरे को बोथ ग्रुप जो है देने, क्योंकि बहुत ईजी जो है हो सकता है, बाकी डिसीजन आपका जो है रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर जो है खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। और कल आपसे फिर मुलाकात जो है करेंगे। आज का होमवर्क क्या है, जितना पढ़ाया उसी की प्रैक्टिस। अभी इस किताब को नहीं देखना, मैं बताऊंगा कब कैसे पढ़ना है। आज जितने क्वेश्चंस कराए उसकी प्रैक्टिस बस आप जो है अच्छे से करते जो है चले जाएं। ठीक है जी, चलो जी, ओके, टाटा, बाय बाय।